गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। आप मुझे directionlifescience@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल करें। मैं उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड मॉर्निंग। अब हम क्रिप्टोक्रोम के बारे में बात करना शुरू करते हैं। क्रिप्टोक्रोम, एज इट्स नेम सजेस्ट, क्रिप्टो मीन्स हिडन। एक्चुअली इट्स significance or its function are some of its functions are same or overlapped with phytochrome. That's why its discovery was delayed. और इसी कारण से इसका नाम रखा गया क्रिप्टोक्रोम, छुपा हुआ था कई समय तक, क्योंकि इसके जो फंक्शन है वो ओवरलैप्ड है फाइटोक्रोम के साथ कुछ फंक्शन। तो इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट दीज फंक्शंस आर ड्यू टू फाइटोक्रोम्स, बट बाद में पता लगा कि ये फंक्शन जो है ये क्रिप्टोक्रोम रेगुलेट कर रहा है। जब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को इम्पोज किया गया, फाइटोक्रोम की जीन्स को म्यूटेट किया गया, तो भी कुछ फंक्शन हो रहे थे। तो फिर ये पता लगा कि वो फंक्शन जो है वो एक दूसरा फोटो रिसेप्टर रेगुलेट कर रहा है और उसको नाम दिया गया क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम जो है इसमें एक फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन या फोटोलाइज से सिमिलरिटी शो करने वाला डोमेन प्रेजेंट है। ये फोटोलाइज वही है जो बैक्टीरिया में पिरिमिडिन डायमर के रिपेयरिंग में काम आने वाला एंजाइम है। तो ये माना जाता है कि शायद इसका इवोल्यूशन प्रोकैरियोट्स की उसी जीन से हुआ होगा। तो ये फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन प्रेजेंट है। क्रिप्टोक्रोम जो है तीन तरह के हैं यहाँ पर, क्रिप्टोक्रोम 1, 2 एंड 3। क्रिप्टोक्रोम 3 इज मेनली रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, विच इज नॉट रिलेटेड टू आवर डिस्कशन। क्रिप्टोक्रोम 1 और 2 जो है ये मेनली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, न्यूक्लियर जीन्स को रेगुलेट करते हैं, या कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है उनको रेगुलेट करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करते हैं, और भी बहुत सारे इनके इफेक्ट हैं जिनके बारे में अभी अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा टारगेट है वो क्रिप्टोक्रोम 1 और क्रिप्टोक्रोम 2 है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्रिप्टोक्रोम 1 जो है उसका यहाँ पर जीन स्ट्रक्चर शो किया हुआ है एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ। क्रिप्टोक्रोम 3 जो है उसका भी यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है, जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। तो क्रिप्टोक्रोम 1 और 2 जो है मेनली वो इस तरह के हैं, और यहाँ पर 3 जो है वो यहाँ पर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है कंपैरेटिवली। फोटोलाइज रिलेटेड डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा जो मेन फंक्शनल डोमेन है जिसमें कि MTHF और FAD बाइंडिंग साइट है, ये MTHF और FAD जो है को फैक्टर है। MTHF मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट ये लाइट एब्जॉर्बिंग को फैक्टर है। FAD जो है ये कैटालिटिक को फैक्टर है यहाँ पर। तो ये MTHF और FAD को फैक्टर जो है इन दोनों को यहाँ पर काम में लिया जाएगा। एक लाइट एब्जॉर्ब करने में काम आ रहा है, दूसरा जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑटो फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है, और ये फॉस्फोराइलेशन के बाद जो है क्रिप्टोक्रोम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये इसका मेन रेगुलेटरी सी टर्मिनल वाला रीजन है, CCT जिसको लिखा हुआ है, ये सी टर्मिनल वाला रीजन है इसका मेनली। अब हम इसके जो रेगुलेशन है उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह से क्रिप्टोक्रोम जीन रेगुलेशन करता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिलेटेड जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो तीन कंडीशन यहाँ पर शो की हमने। ये वाली कंडीशन शो कर रही है कि डार्क में, भाई यहाँ पर चांद शो किया मतलब रात है या डार्क है। यहाँ पर हमने सन शो किया मतलब ये दिन है या लाइट है। और तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि डार्क कंडीशन में क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है कि लाइट जब आएगी तो क्या चेंज होगा। और ये वाला डायग्राम शो कर रहा है कि जब CCT जो डोमेन है इसका सी टर्मिनल वाला, उसमें जब म्यूटेशन हो जाता है और ये प्रोटीन जो है ये ओवर
एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि एक डोमिनेंट म्यूटेशन है पॉजिटिव, तो क्या होगा? तो डार्क कंडीशन में क्रिप्टोक्रोम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये अपने टारगेट को रोक नहीं पाती है। इसका टारगेट है यूबिक्विटिन लाइगेज, जिसके बारे में हमने अभी फाइटोक्रोम में भी बात की थी कि ये spa1 और COP1 कॉम्प्लेक्स है जो कि एक यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह काम करता है, एसकेपी फैमिली का ही है ये भी। और ये HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इसको पॉलीयूबिक्विटिनेट करवा के और इसका डिग्रेडेशन करवाता है 26S प्रोटियासोम के द्वारा। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में क्रिप्टोक्रोम एक्टिव होकर, जिसमें फॉस्फोराइलेशन हो गया इसका, ब्लू लाइट की प्रेजेंस में इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसका एक्टिवेशन हुआ और इसने इस यूबिक्विटिन लाइगेज को इनहिबिट कर दिया। यूबिक्विटिन लाइगेज के इनहिबिट करने से HY5 का एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ। ये हम पूरा न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहे हैं, इसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म है और हम जो यहाँ पर डायग्राम है ये न्यूक्लियस का हमने शो किया है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ और उस HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने टारगेट जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट करवाया विच आर रिलेटेड टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस। mRNA बनेगा, वो बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, प्रोटीन बनाएगा और फोटोमॉर्फोजेनिक रेस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाएंगे, जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं म्यूटेशन वाले कंडीशन में CCT ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट, यानी कि एक तरह से डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ है, पॉजिटिव म्यूटेशन हुआ है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है। तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर हो गया तो अब चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो ये 24 घंटे एक्टिव रहेगा क्रिप्टोक्रोम 1, और ये अगर 24 आवर्स एक्टिव रहेगा तो ये COP1 SPA कॉम्प्लेक्स को एक्टिव नहीं होने देगा और कॉन्स्टेंटली फोटोमॉर्फोजेनिक रेस्पॉन्स जनरेट होंगे, चाहे डार्क हो या लाइट हो। ये जो डायग्राम है इस पर 4 स्टेटमेंट बने हुए थे कि क्राई1 CCT नॉर्मल जो है वो डार्क में फोटोमॉर्फिक जेनिक इवेंट जो है वो इनहिबिट होते हैं, लाइट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिलेटेड इवेंट प्रमोट होते हैं। CCT ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट में डार्क हो या लाइट हो फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलती है, और एक जो था उसमें लिखा था CCT ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट में लाइट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलती है, डार्क में देखने को नहीं मिलती है। तो ये 4 स्टेटमेंट थे और क्वेश्चन जो था C पार्ट में आया था और उसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने थे, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पर। अच्छा, यहां पर एक मैंने और शो किया है कि क्राई1 जो है वो मेनली फोटोमॉर्फोजेनिक इवेंट को या सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करती है। मेनली क्राई2 जो है ये फ्लावरिंग को प्रमोट करवाने का काम करती है। क्राई2 जो है ब्लू लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होती है, न्यूक्लियस में जाएगी और न्यूक्लियस में ये डायरेक्ट बाइंड होती है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन CIB1, क्राई2 इंटरैक्टिंग बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स 1। तो BHLH डीएनए बाइंडिंग डोमेन है जिसके बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बात की थी। तो बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसमें प्रेजेंट है, उसके साथ ये क्राई2 डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है और फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाली जीन है फ्लावरिंग लोकस T, FT जीन एक mRNA बनाती है लीव्स में और वो जो है शूट एपेक्स की तरफ फ्लोएम के द्वारा उस mRNA को ट्रांसलोकेट करवाया जाता है। शूट एपेक्स में जाकर वहां पर FD जीन के साथ इंटरेक्ट करती है और ये फ्लावरिंग को प्रमोट करवाती है। तो ये क्राई2 फ्लावरिंग को प्रमोट करवाती है, मतलब यहां पर जो है टारगेट जीन के प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन को इनहिबिट करवा के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से डायरेक्ट बाइंड होकर भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। क्रिप्टोक्रोम जो है उनके द्वारा ब्लू लाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स जो है ये मेनली देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ब्लू लाइट इंड्यूस्ड इनहिबिशन इन हाइपोकोटाइल इलोंगेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ब्लू लाइट मीडिएटेड इनहिबिशन मेनली क्रिप्टोक्रोम जो 1 है वो रेगुलेट करता है, जबकि रैपिड रेस्पॉन्स इन ब्लू लाइट या रैपिड इनहिबिशन जो है वो मेनली फोटोट्रोपिन मीडिएटेड रेस्पॉन्स है।
फाइटोक्रोम मीडिएटेड रेड लाइट मीडिएटेड हाइपोकोटाइल इलोंगेशन का इनहिबिशन जो है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि रेड लाइट मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन ये फाइटोक्रोम बी कंट्रोल करता है। ब्लू लाइट मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन ये बेसिकली फाइटोक्रोम और फोटोट्रॉपिन रेगुलेट करता है। हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे फोटोमॉर्फोजेनिक रेस्पॉन्स हैं जो एक से ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स मिलकर सिग्नलिंग के द्वारा रेगुलेट करते हैं। अब हम कुछ बेसिक सिग्निफिकेंस जो है क्रिप्टोक्रोम के उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टोक्रोम का मेन जो फर्स्ट अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस, सप्रेशन या इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, ये मेनली क्रिप्टोक्रोम 1 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और promotion of cotyledon expansion which is mainly regulated by cryptochrome 2, membrane depolarization, inhibition of petiole elongation cryptochrome 1 और 2 के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। एंथोसाइनिन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ये मेनली जो है क्रिप्टोक्रोम 1 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सिरकाडियन क्लॉक एंट्रेनमेंट के बारे में बात करूं या कैलिब्रेशन ऑफ सिरकाडियन क्लॉक के बारे में बात करूं तो सिरकाडियन क्लॉक एलिमेंट कैलिब्रेशन या एंट्रेनमेंट जो है वो मेनली रेगुलेट किया जाता है क्रिप्टोक्रोम 1 के द्वारा। क्रिप्टोक्रोम 2 जो है इसका कम इन्फ्लुएंस होता है इस पर। क्रिप्टोक्रोम 1 फाइटोक्रोम ज़ेटलिव फैमिली रिसेप्टर ये मिलकर रेगुलेट करते हैं सर्काडियन रिदम को। इसके अलावा फ्लावरिंग को मेनली क्रिप्टोक्रोम 2 जो है वो प्रमोट करता है। ये ग्राफ कुछ एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं यहाँ पर कि क्राई1 ओवर एक्सप्रेस अगर होता है या डोमिनेंट पॉजिटिव म्यूटेशन अगर होता है क्राई1 का तो इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हाइपोकोटाइल की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ये बीच वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है हाइपोकोटाइल की लेंथ को वाइल्ड टाइप में या नॉर्मल जो प्लांट है वाइल्ड टाइप उनके अंदर शो कर रहा है। अगर क्राई1 ओवर एक्सप्रेस होता है तो हाइपोकोटाइल की लेंथ और भी ज्यादा कम हो जाती है नॉर्मल से भी, और अगर क्राई1 में नेगेटिव म्यूटेशन होता है या वो एक्सप्रेस होना बंद कर देता है तो हाइपोकोटाइल की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से एंथोसाइनिन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन के बारे में बात करूं तो एंथोसाइनिन प्रोडक्शन या एक्यूमुलेशन जो है ये फायर रेट रिलेटेड HIR रेस्पॉन्स में भी हमने पढ़ा था जो फाइटोक्रोम मीडिएटेड था, वहीं ये ब्लू लाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स में भी इसको हम पढ़ रहे हैं जो कि मेनली रेगुलेट करता है क्राई1 और क्राई2। फाइटोक्रोम जो है वहां पर भी फाइटोक्रोम A जो है वो ब्लू लाइट या UVA एब्जॉर्ब करता है मेनली। और एंथोसाइनिन प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर मैं क्रिप्टोक्रोम 1 के म्यूटेंट के बारे में बात करूं तो क्राई1 ओवर एक्सप्रेस अगर होगा तो एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। ये वाइल्ड टाइप में एक्यूमुलेशन को शो किया गया। और तीसरा वाला ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि क्राई1 नेगेटिव म्यूटेंट जो है उनके अंदर एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन जो है वो कम हो गया है। थैंक यू। तो हम फोटो रिसेप्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने फाइटोक्रोम के बारे में बात की, हमने क्रिप्टोक्रोम के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिन के बारे में। फोटोट्रॉपिन एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू फोटोट्रॉपिज्म। इट्स डिस्कवरी इज रिलेटेड टू फोटोट्रॉपिज्म। जो एक्सपेरिमेंट हुए थे कुछ डार्विन वाले या जो हम आगे ऑक्सीन में पढ़ेंगे तो फोटोट्रॉपिज्म से रिलेटेड है इसकी डिस्कवरी जो है। और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करके ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, इसमें काइनेज एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाती है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन शो करता है और साथ ही साथ टारगेट प्रोटीन जो है उनका फॉस्फोराइलेशन करवा के उनको एक्टिवेट करवाता है और सेलुलर रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है। मेनली फोटोट्रॉपिन से रिलेटेड जो रेस्पॉन्स हैं वो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को एनहेंस करवाने वाले रेस्पॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट की रीपोजिशनिंग,
क्लोरोप्लास्ट को लाइट की प्रेजेंस में इस तरह से ये रीपोजिशनिंग करवाता है कि लाइट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाए क्लोरोप्लास्ट, और अगर लाइट हाई इंटेंसिटी की है तो इस तरह से अरेंज करवाता है कि वो क्लोरोप्लास्ट जो है उनमें प्रेजेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को कम से कम डैमेज करे। लीफ एक्सपांशन करवाता है, साथ ही साथ लीफ मूवमेंट करवाता है, जिससे कि लाइट जो है वो लीफ पर ज्यादा से ज्यादा गिरे और फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है वो एनहांस हो। इसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म ये भी एक तरह से क्या करता है, एक पर्टिकुलरली लाइट अगर किसी एक ही जगह से आ रही है बंद कमरे में, एक्सपेरिमेंट वो हमने पढ़ा होगा कि एक बंद कमरा है, उसमें खिड़की है, अंदर एक गमला रखा हुआ है और लाइट जो है वो उस गमले में जो पौधा है वो लाइट की तरफ घूम जाता है, तो फोटोट्रॉपिन ही उसी जो है वो फोटोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिन से ही रिलेटेड है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं आज बेसिक। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि बाकी हमने जो रिसेप्टर पढ़े थे, चाहे वो फाइटोक्रोम हो, चाहे वो क्रिप्टोक्रोम हो या वो ज़ैक्लिव फैमिली रिसेप्टर हो, मोस्ट ऑफ जो है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स हैं, लेकिन प्रोटोट्रॉपिन जो है फोटोट्रॉपिन मेम्ब्रेन बाउंड फोटो रिसेप्टर है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। हमने स्टोमेटा मूवमेंट के दौरान जो है गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट पर बाउंड फॉर्म में इसको शो भी किया था। फॉर्ट 1 फॉर्ट 2 वहां पर लिखा हुआ था। स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड जो हमने ज़ैंथोफिल से रिलेटेड जो रेस्पॉन्स हमने वहां पर देखे थे, वहां पर क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन थी वहां पर फॉर्ट 1 फॉर्ट 2 को शो भी किया गया था। ये जो है फॉर्ट 1 या फॉर्ट 2 जो है फोटोट्रॉपिन, बेसिकली इसमें दो डोमेन है, फोटो सेंसरी डोमेन जिनको कि लव डोमेन कहा जाता है, जो कि लाइट, ऑक्सीजन और वोल्टेज सेंसिटिविटी शो करते हैं, और ये जो है इसका काइनेज डोमेन या इसका रेगुलेटरी डोमेन है बेसिकली। तो लाइट सेंसिटिव जो डोमेन है उसमें कोफैक्टर FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है। डार्क में ये FMN जो है ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड रहता है लव डोमेन के साथ, लेकिन ब्लू लाइट जो है वो कुछ इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करवाती है, जिससे कि FMN जो कि डार्क में प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 450 नैनोमीटर से ब्लू लाइट के द्वारा जब ट्रिगर किया जाता है इसको, तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के कारण ये 390 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करता है। और लव डोमेन में प्रेजेंट स्पेसिफिक सिस्टीन रेजिड्यू की साइड चेन के साथ ये FMN जो है ये कोवैलेंटली बाउंड हो जाता है ब्लू लाइट की प्रेजेंस में, जो कि इस प्रोटीन में भी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस को करवाता है, और एक काइनेज डोमेन जो है ये एक्सपोज हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इंटरमीडिएट यहां पर एक बनता है 660, जो FMN है उसका एक इंटरमीडिएट बनता है 660 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा वाला। तो इस तरह से ब्लू लाइट जो है उसने FMN में कन्फॉर्मेशनल चेंज करवाया, जिससे कि ये लव डोमेन पर प्रेजेंट सिस्टीन रेजिड्यू पर कोवैलेंटली बाउंड हो जाता है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, और ये जो एक्टिव फॉर्म है ये काइनेज की तरह काम करती है। तो यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म है जिसमें कि काइनेज जो है वो इनएक्टिव है, लव टू डोमेन के साथ यहाँ पर इसको बाइंड करके इसको छिपा कर रखा हुआ है। जैसे ही ब्लू लाइट आई, कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, FMN कोवैलेंटली बाउंड हो जाता है यहाँ पर, और काइनेज डोमेन जो है वो फ्री हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है खुद का, और टारगेट प्रोटीन, इसके टारगेट प्रोटीन कुछ एंजाइम्स भी हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता है, जिनको फॉस्फोराइलेट करके ये फोटोमॉर्फोजेनिक जो रेस्पॉन्स है उनको जनरेट करवाता है। डार्क की प्रेजेंस में कुछ स्पेसिफिक फॉस्फेटेज एक्टिवेट होते हैं, PP2A फैमिली वाले, वो इसको वापस से इनएक्टिव करवा देते हैं, और डार्क की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल साइकिल भी चलता है FMN का। अच्छा, अब यहाँ पर इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो मेन सिग्निफिकेंस इसका एक तो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म बेसिकली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स जो है उनका रीलोकलाइजेशन करवाता है, जिससे कि ऑक्सीजन फ्लो में कुछ चेंज होते हैं और फोटोट्रॉपिज्म शो करता है प्लांट। उसके बारे में डिटेल में हम ऑक्सीजन जब हार्मोन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट को करवाता है ये। तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट को हमने शो किया जिस पर मेम्ब्रेन पर फोटोट्रॉपिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन शो किया जहां पर
FOT1 FOT2 यानी कि फोटोट्रॉपिन प्रेजेंट है, और लाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिव होता है और ये इस प्रोटीन को CHUP1 चुप यानी कि क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग, इसके म्यूटेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग शो करते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोट्रॉपिन एक्टिव होता है, ये फॉस्फोराइलेशन करवा के और एक्टिन पॉलीमराइजेशन प्रोटीन जो है उनको एक्टिव करवाता है। ये CHUP1 जो है एक्टिन पॉलीमराइजेशन को रिक्रूट करवाता है और क्लोरोप्लास्ट पर बाउंड है ये एक्टिन पॉलीमर यानी F एक्टिन बनना शुरू होता है, पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है यहाँ पर एक्टिन का, और क्लोरोप्लास्ट जो है एक्टिन मॉलिक्यूलर मोटर जो है उनके एक्टिन मायोसिन जो मॉलिक्यूलर मोटर है उसके द्वारा इसकी रीपोजिशनिंग करवा दी जाती है क्लोरोप्लास्ट की। अब यहाँ पर हमने शो किया कि जब हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी लाइट आती है तो एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स शो होता है। क्लोरोप्लास्ट सार ये एक सेल हमने शो किया है, उसके प्लांट सेल, उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट को शो किया सिंपल फॉर्म में। तो जब लो इंटेंसिटी लाइट आती है तो सारे क्लोरोप्लास्ट लाइट गैदरिंग करने के लिए लाइट की तरफ जो है उनको रीपोजिशनिंग हो गई है। जब हाई इंटेंसिटी लाइट आती है तो अवॉइडेंस रेस्पॉन्स शो किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट को जो है साइड वॉल पर इनको रीपोजिशनिंग करवा दी गई है। जब डार्क है तो डार्क वाले कंडीशन में ये इटसेल्फ जहां पर भी है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं मेनली क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा लीफ एक्सपांशन, लीफ मूवमेंट करवा रहा है, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, फोटोट्रॉपिज्म जो है वो रेगुलेट करता है। तो ये मेन सिग्निफिकेंस है फोटोट्रॉपिन के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ज़ेटलिव फैमिली रिसेप्टर। इट इज आल्सो एन ब्लू लाइट रिसेप्टर। ज़ेटलिव फैमिली रिसेप्टर जो है ये भी ब्लू लाइट रिसेप्टर्स हैं। ये मेनली डिग्रेडेशन से रिलेटेड हैं, यूबिक्विटिन लाइगेज फैमिली जो है उससे रिलेटेड है। ज़ेटलिव फैमिली में बहुत सारी रिसेप्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ZTL, FKFP, LKP2, ये ज़ेटलिव फैमिली रिसेप्टर्स के एग्जांपल हैं। इनमें भी लव डोमेन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लू लाइट के लिए, ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करके ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। FKF म्यूटेंट जो है ये सर्काडियन रिदम जो है उसमें अल्ट्रेशन शो करता है। LKP2 म्यूटेंट जो है उनमें मिनिमम अल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं सर्काडियन रिदम या फ्लावरिंग के अंदर। मेनली हम अरबिडोप्सिस की जो जेटियल प्रोटीन है उसके बारे में बात करते हैं, और यहां पर हमने इस जेटियल की बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो शो की है। एंड टर्मिनल की तरफ लव डोमेन प्रेजेंट है, लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज सेंसिटिव डोमेन। F बॉक्स प्रेजेंट है और कैल्च डोमेन जो है वो प्रेजेंट है। F बॉक्स डोमेन जो है वो टारगेट के साथ या किसी प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करवा रहा है, जिसका बाइंडिंग जो है वो इसके यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। कैच जो डोमेन है ये लव और F बॉक्स डोमेन दोनों की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ZTL mRNA जो है वो सेल में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहता है, लेकिन ZTL प्रोटीन जो है, ZTL प्रोटीन साइटोप्लाज्म में साइक्लिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। डार्क और लाइट जो है उसके साथ साथ इसका एक्यूमुलेशन जो है वो कम या ज्यादा होता रहता है, और इसकी कंसंट्रेशन में जो ऑसिलेशन है वही सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी कंसंट्रेशन जो है कम से ज्यादा होती रहती है और वो सर्काडियन एंड जो रिदम है उसकी एंट्रेनमेंट रिलेटेड प्रोटीन्स को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो दो कंडीशन यहां पर हमने शो की है। यहां पर हमने ये ZTL mRNA को शो किया है जिसकी कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है, तो कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली मेंटेन है यहां पर। दूसरा जो ग्राफ है ये ZTL प्रोटीन का है, तो इसका ट्रांसलेशन भी कॉन्स्टिट्यूटिवली होता रहता है, प्रोटीन हमेशा बनती रहती है। लेकिन डार्क वाली कंडीशन के अंदर ये जो इसका लव डोमेन है इस पर एक GI प्रोटीन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहती है जो कि डार्क में अनएक्सपोज्ड रहती है और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज हो जाती है। तो ZTL जो है GI या गाइगेंशिया प्रोटीन अनबाउंड जो फॉर्म है वो अनस्टेबल फॉर्म है। इस पर यूबिक्विटिन लाइगेज जो है SCF ZTL, वो SCF ZTL यूबिक्विटिन लाइगेज इस पर बाउंड होगा
और इसको डिग्रेड करवा देता है। तो डार्क में ये एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है, न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगी, रेगुलेशन नहीं करवा पाएगी। लेकिन जब लाइट की प्रेजेंस में अगर हम बात करें तो लाइट की प्रेजेंस में जीआई या गाइगेंस या प्रोटीन इस पर बाउंड होती है, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं ZTL में, जिससे कि जीआई बाइंडिंग डोमेन या गाइगेंस या प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन एक्सपोज हो जाता है। ZTL GI का जो डायमर है वो स्टेबल है और अब ये ZTL जो है एक्यूमुलेट होना शुरू होती है, लगभग 3 गुना जो है इंक्रीज देखने को मिलता है लाइट की प्रेजेंस में। और फिर ये जो एक्यूमुलेटेड ZTL प्रोटीन है ये सर्काडियन क्लॉक रिलेटेड जीन्स का रेगुलेशन करना शुरू कर देती है। तो नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं UVR8 रिलेटेड रेस्पॉन्स के बारे में। अपन बात करते हैं UVR8 फोटो रिसेप्टर के बारे में। UVR8 फोटो रिसेप्टर UVB के लिए ये फोटो रिसेप्टर है। UVB जो है इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो 320 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली UV है, अप्रोक्सीमेटली 290 से 320 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली UV जो है वो हाईली डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करती है, हाईली म्यूटेटिव होती है, वो हाईली म्यूटाजेनिक होती है। ओजोन लेयर उसको रोक लेती है, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ स्मॉल अमाउंट में UVB जो है वो अर्थ सरफेस तक आती है और म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो करती है। प्लांट में उससे होने वाले डैमेज को बचाने के लिए जो रिसेप्टर है वो UVR8 रिसेप्टर है, जो कि UVB लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और डैमेज जो भी UV लाइट से होने वाले हैं उनको रोकने के लिए सनस्क्रीन जो कंपाउंड्स है प्लांट में उनको बनाना शुरू कर देते हैं। तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। बाकी हमने जो रिसेप्टर पढ़े थे, फाइटोक्रोम, फोटोट्रोपिन, क्रिप्टोक्रोम, Z फैमिली रिसेप्टर, ये सभी जो रिसेप्टर थे, फोटो रिसेप्टर थे, ये क्रोमोप्रोटीन थे। लाइट एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट इनमें क्या था? क्रोमोफोर था, FAD था, MTHF था या FMN था या फाइटोक्रोमोबिलीन था। लेकिन यहां पर लाइट एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट कोई क्रोमोफोर नहीं है। यहां पर ये जो प्रोटीन है ये इटसेल्फ लाइट एब्जॉर्ब करती है, लाइट एब्जॉर्ब की जाती है यहां पर इस प्रोटीन में प्रेजेंट, इस फोटो रिसेप्टर में प्रेजेंट स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू के द्वारा। ये इनएक्टिव जो फॉर्म है इस रिसेप्टर की वो होमोडाइमरिक फॉर्म होती है। 7 बीटा स्ट्रैंड जो है वो बीटा प्रोपेलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड में, और ये दो पॉलीपेप्टाइड मिलकर होमोडाइमर बनाते हैं। ये C टर्मिनल जो है ये बाहर की तरफ एक्सपोज है, इनएक्टिव फॉर्म है। स्पेसिफिक ट्रिप्टोफेन और आर्जिनिन रेजिड्यू के बीच में सॉल्ट ब्रिज बनने से यहां पर डायमर बनता है। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने पर वो जो सॉल्ट ब्रिज है ट्रिप्टोफेन और आर्जिनिन रेजिड्यू में वो ब्रेक हो जाता है, ये डायमर अलग अलग हो जाते हैं और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट ट्रिप्टोफेन जो है वो फ्री हो जाता है और यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके वो जो ट्रिप्टोफेन वाला पार्ट फ्री हो गया है, यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके ये डायमर से मोनोमरिक फॉर्म में आ गया है। मोनोमरिक फॉर्म जो है वो COP1 और SPA1 जो यूबिक्विटिन लाइगेज थे उनके साथ बाउंड होकर एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है कि बाकी जितने भी हमने फोटो रिसेप्टर पढ़े थे उनके सिग्नलिंग पाथवे में COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स जो है वो एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम आ रहा था और यहां पर ये COP1 SPA1 जो कॉम्प्लेक्स है ये एक पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम आ रहा है। इस मोनोमरिक फॉर्म को एक्टिव करवाता है। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है न्यूक्लियस के अंदर और UVB रिलेटेड रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाता है। फॉर एग्जांपल फिनोलिक कंपाउंड हो गए, आइसोफ्लेवोनॉइड्स हो गए, जो सनस्क्रीन कंपाउंड्स है प्लांट में, उनकी जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करवा दिया जाता है जिससे कि यूवी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। साथ साथ ROS यूवी जो है वो ROS प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स रिलेटेड जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को भी यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर एक रेगुलेटर प्रोटीन है, रेगुलेटर है बेसिकली रेगुलेटर ऑफ UVR8 प्रोटीन। तो रेगुलेटर प्रोटीन जो है नेगेटिव रेगुलेटर, उसके जीन एक्सप्रेशन को भी ये बढ़ा देता है और वो RUP जो है वो
बाइंड होती है इस मोनोमर के साथ और कोप1 sp1 कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करवा देती है। ये वापस से सेंसिटाइजेशन या एडेप्टेशन वाला पार्ट चल रहा है। यहाँ पर ये जीन रेगुलेशन हुआ, ये यूवीबी रिलेटेड रेस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है। यहाँ पर ये नेगेटिव रेगुलेशन का पार्ट शुरू हो गया जो कि कोप1 sp1 कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करवाता है। साथ साथ ये आरयूपी जो है ये डायमराइजेशन को प्रमोट करती है और डायमर फॉर्म में आने के बाद रिसेप्टर वापस से अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है और वापस से नए जो यूवी लाइट को सेंस करने के लिए वापस से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो जीन एक्सप्रेशन है वो बेसिकली कौन कौन से रेस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं उनकी एक समरी अपन यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। जीन रेगुलेशन करवाया जा रहा है, यूवीबी टॉलरेंस जनरेट होगा, फिनोलेक्स आइसोफ्लेवोनाइड सनस्क्रीन कंपाउंड जो है उनकी जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट होगा, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो है उनकी जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट होगा जो आरओएस को किल करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। हाइपोगोटाइल ग्रोथ इनहिबिशन देखने को मिलता है, लीफ एपिडर्मल एक्सपांशन, एंडोडर्मल जो है लीफ में उसका डुप्लीकेशन, स्टोमेटल डेंसिटी में चेंजेस होने शुरू होते हैं, एंट्रेनमेंट ऑफ सर्काडियन क्लॉक अकॉर्डिंग टू यूवी लाइट जो है फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है उसको भी प्रमोट करवाने का काम जो है ये करेंगी, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेंगी और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को प्रमोट करवाने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू।